हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 ज्योग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 5 के पार्ट 1 को कवर कर लिया था। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 5 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वाइल्ड लाइफ और माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट्स, पर्वतीय वन। इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर with increasing altitude leads to the corresponding change in natural vegetation. माउंटेनियस एरियाज में जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर नीचे गिरता है। इसी वजह से नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस आ जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। As such, there is a succession of natural vegetation belts in the same order as we see from the tropical to the tundra region. जब हम लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की ओर जाते हैं, यानी जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, तो हम ट्रॉपिकल रीजन से टुंड्रा रीजन की ओर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से हाइट के साथ नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होते जाता है। लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड की ओर जाते हुए नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस आते हैं। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। The wet temperate type of forests are found between a height of 1000 and 2000 meters. 1000 मीटर से 2000 मीटर की हाइट वाले क्षेत्र में वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट यानी आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। Evergreen broadleaf trees such as oaks and chestnuts predominate. इन फॉरेस्ट में ओक, चेस्टनट जैसे चौड़े पत्ते वाले एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। Between 1500 and 3000 meters, temperate forests containing coniferous trees like pine, deodar, silver fir, spruce and cedar are found. 1500 मीटर से 3000 मीटर की हाइट वाले क्षेत्र में टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, जिसमें कॉनिफेरस ट्रीज यानी शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सिडार एक्सेट्रा।
1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। These forests cover mostly the southern slopes of the Himalayas, places having high altitude in southern and northeast India. हिमालयास के साउदर्न स्लोप्स पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया के हायर एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। At higher elevations, temperate grasslands are common. हायर एलिवेशंस पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। At high altitudes, generally more than 3600 meters above the sea level, temperate forests and grasslands give way to the alpine vegetation. सी लेवल से 3600 मीटर से भी ऊंचे हाइट वाले क्षेत्र में एल्पाइन वेजिटेशन पाया जाता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंजेस आ रहे हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान एल्पाइन वनस्पति ले लेती है। Silver fir, junipers, pines, and birches are the common trees of these forests. However, they get progressively stunted as they approach the snow line. Alpine vegetation में सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन्स, बर्चेस कुछ कॉमन ट्रीज हैं। जैसे जैसे ये स्नो लाइन यानी हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन ट्रीज की हाइट छोटी हो जाती है। देखिए, स्नो लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो उस हाइट को दर्शाती है जिसके ऊपर बर्फ पूरी तरह से नहीं पिघलती है। यहां पर स्नो परमानेंट होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्नो फ्री सरफेस और स्नो कवर्ड सरफेस के बीच के इमेजिनरी लाइन को स्नो लाइन कहते हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अल्टीमेटली, थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स, दे मर्ज इनटू द एल्पाइन ग्रासलैंड्स। स्नो लाइन में घुसने के बाद हमें स्क्रब्स और श्रब्स मिलते हैं, फिर ये एल्पाइन ग्रासलैंड में मर्ज हो जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे एल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। These are used extensively for grazing by nomadic tribes like the Gujjars and the Bakarwals. इन एल्पाइन ग्रासलैंड्स में गुज्जर्स और बकरवाल्स जैसे नोमैडिक ट्राइब्स अपने पशुओं को चराते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। At higher altitudes, mosses and lichens form part of tundra vegetation. और ऊंचाई पे हमें टुंड्रा वेजिटेशन मिलता है, जैसे मॉसेस और लाइकेंस। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लिचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। The common animals found in these forests are Kashmiri stag, spotted deer, wild sheep, jackrabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, shaggy horned wild ibex, bear, and rare red panda, sheep and goats with thick hair. इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कुछ कॉमन एनिमल्स हैं कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटेलोप, याक, स्नो लियोपर्ड, स्क्विरल्स, शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, बियर, रेयर रेड पांडा, शीप एंड गोट्स।
इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने वालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। देखिए, इस डायग्राम में माउंटेन फॉरेस्ट को दिखाया गया है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। मैंग्रोव वन। The mangrove tidal forests are found in the areas of coasts influenced by tides. मैंग्रोव फॉरेस्ट उन कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर टाइड्स का इन्फ्लुएंस होता है, मतलब जहां पे ज्वार भाटा आते हैं। ये वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मड एंड सिल्ट गेट accumulated on such coasts. मड और सिल्ट कोस्ट के पास जमा हो जाते हैं। इसी मडी वाटर में मैंग्रोव फॉरेस्ट उगते हैं। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। डेंस मैंग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विथ रूट्स ऑफ द प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर। मैंग्रोव्स की जो रूट्स होती हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड रहती हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। द डेल्टास ऑफ द गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर के डेल्टास में मैंग्रोव वेजिटेशन पाए जाते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति मिलती है। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी ट्री पाए जाते हैं जो मजबूत लकड़ी प्रोवाइड करते हैं। इसी ट्री के नाम पर इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगर एक्सेट्रा ऑल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा। डेल्टा के कुछ भागों में पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगर एक्सेट्रा के पेड़ भी मिलते हैं। नारियल, ताड़, केवड़ा व इंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट्स। सुंदरबंस में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स। इन जंगलों में टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक्स भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। देखिए, इस डायग्राम में मैंग्रोव फॉरेस्ट को दिखाया गया है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पादप। इंडिया is known for its herbs and spices from ancient times. Some 2000 plants have been described in Ayurveda and at least 500 are in regular use. भारत एंशियंट टाइम से ही हर्ब्स और स्पाइसेस के लिए फेमस है। आयुर्वेदा में 2000 प्लांट्स के बारे में बताया गया है जिसमें 500 प्लांट्स रेगुलर यूज में आते हैं। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहते हैं। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट हैज नेम्ड
352 medicinal plants, of which 52 are critically threatened and 49 endangered. वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के रेड लिस्ट में 352 मेडिसिनल प्लांट्स के नाम हैं, जिसमें 52 मेडिसिनल प्लांट्स क्रिटिकली थ्रेटेंड है और 49 एंडेंजर्ड है। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। दी कॉमनली यूज्ड प्लांट्स इन इंडिया आर। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। सर्पगंधा, यूज्ड टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया। सर्पगंधा केवल भारत में मिलता है और ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। सर्पगंधा ये रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, द जूस फ्रॉम राइप फ्रूट इज यूज्ड टू प्रिपेयर विनेगर which is carminative and diuretic and has digestive properties. The powder of the seed is used for controlling diabetes. जामुन से विनेगर यानी सिरका बनाया जाता है। इसमें डायूरेटिक और कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। डायूरेटिक मतलब बॉडी में यूरिन की मात्रा को बढ़ाती है, तो बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगी वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। कार्बिनेटिव मतलब अगर पेट में गैस बन रही है तो इससे रिलीफ मिलता है। इसमें डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज भी होती है। जामुन के सीड के पाउडर का इस्तेमाल डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। जामुन पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह, डायबिटीज रोग में सहायता करता है। अर्जुन, द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज ए क्योर फॉर ईयर एक। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। अर्जुन के ताजे पत्तों के जूस से कान के दर्द के इलाज में हेल्प करता है। यह ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अर्जुन ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। ये रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, लीव्स आर यूज्ड एज ए क्यूर फॉर आई सोर्स। इट्स गम इज यूज्ड एज ए टॉनिक। आई सोर्स के क्योर के लिए बबूल के पत्ते यूजफुल है। इसके गम को एक टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है। बबूल, इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम हैज हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। नीम में हाई एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी इज यूज्ड टू क्यूर कफ एंड कोल्ड। तुलसी कफ और कोल्ड को ठीक करती है। तुलसी पादप जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार इज यूज्ड टू क्यूर एस्थमा एंड अल्सर्स। द बड्स एंड रूट्स आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। कचनर अल्सर और एस्थमा को ठीक करती है। इसके रूट्स और बड्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं। कचनार फोड़ा व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ, वन्य प्राणी। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फाउना। इट हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज। द कंट्री हैज about 2,000 species of birds. They constitute 13% of the world's total. फ्लोरा की तरह ही भारत
फाउना में भी बहुत रिच है। भारत की फाउना डाइवर्सिटी भी बहुत बड़ी है। भारत में लगभग 90,000 एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं। भारत में लगभग 2,000 बर्ड स्पीसीज हैं। वर्ल्ड का 13% एनिमल डाइवर्सिटी भारत में है। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये कुल विश्व का 13% है। There are 2546 species of fish which account for nearly 12% of the world's stock. भारत में 2,546 फिश की स्पीसीज है जो कि पूरे वर्ल्ड का लगभग 12% है। यह मछलियों की 2,546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% है। It also shares between 5 and 8% of the world's amphibians, reptiles and mammals. इंडिया में वर्ल्ड का 5% से 8% तक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स भी पाए जाते हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। The elephants are the most majestic animals among the mammals. They are found in the hot wet forests of Assam, Karnataka and Kerala. मैमल्स में एलिफेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट और मैजेस्टिक हैं। ये असम, कर्नाटका और केरला के हॉट वेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। वन हॉर्न्ड राइनोसोरस आर दी अदर एनिमल्स which live in swampy and marshy lands of Assam and West Bengal. असम और वेस्ट बंगाल के स्वैम्पी और मार्शी लैंड में वन हॉर्न्ड राइनोसोरस पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। Arid areas of the Run of Kutch and the Thar Desert are the habitat for wild ass and camels respectively. रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट के एरिड एरियाज में वाइल्ड एस और कैमल्स पाए जाते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। इंडियन बाइसन, नीलगाय, ब्लू बुल, चौसिंगा, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, gazelle and different species of deer are some other animals found in India. It also has several species of monkeys. भारत में इंडियन बाइसन, नीलगाय, चौसिंगा, गैजेल, डियर के डिफरेंट स्पीसीज पाए जाते हैं। मंकीज के भी डिफरेंट स्पीसीज यहां पाए जाते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहां बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस। भारत पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहां टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। द गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन। इंडियन लायन का नेचुरल हैबिटेट है गुजरात में गिर फॉरेस्ट। एशियाटिक लायंस केवल गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। एशियाई शेर केवल गुजरात के
गिर जंगलों में पाए जाते हैं। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। टाइगर्स मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस और हिमालयन रीजन के जंगलों में पाए जाते हैं। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लियोपर्ड्स टू आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, दे आर इंपॉर्टेंट अमॉन्ग एनिमल्स ऑफ प्रे। कैट फैमिली में लियोपर्ड्स भी आते हैं, शिकारी जानवरों में ये भी इंपॉर्टेंट है। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है, ये शिकारी जानवरों में मुख्य है। The Himalayas harbor a hardy range of animals which survive in extreme cold. हिमालयन रीजन के एक्सट्रीम कोल्ड और हार्श क्लाइमेट में सरवाइव करने वाले जानवर वहां पाए जाते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। Ladakh's freezing high altitudes are a home to yak, the shaggy horned wild ox weighing around 1 ton, the Tibetan antelope, the bharal, blue sheep, wild sheep, and the kiang, Tibetan wild ass. लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारासिंगा, भारल, जंगली भेड़ तथा कियांग भी यहां पाए जाते हैं। फर्दरमोर, द आइबेक्स, बियर, स्नो लियोपार्ड एंड रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स। इनके अलावा वहां आइबेक्स, बियर, स्नो लियोपार्ड, रेयर रेड पांडा कुछ विशेष क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा आइबेक्स, भालू, हिम तेंदुआ और दुर्लभ लाल पांडा कुछ विशेष क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड। रिवर्स, लेक्स और कोस्टल एरियाज में टर्टल, क्रोकोडाइल और घड़ियाल्स पाए जाते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। The latter is the only representative of a variety of crocodile found in the world today. घड़ियाल क्रोकोडाइल की एक प्रजाति है जो पूरे विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल। Peacocks, pheasants, ducks, parakeets, cranes, and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country. भारत में पीकॉक, डक, फिजेंट, पैराकीट्स, क्रेन्स, पिजन्स पाए जाते हैं। ये बर्ड डिफरेंट फॉरेस्ट और वेटलैंड्स में पाए जाते हैं। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। We have selected our crops from a biodiverse environment, that is, from the reserve of edible plants. इन बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट में एडिबल प्लांट रिजर्व से हम अपने क्रॉप्स को सिलेक्ट करते हैं। एडिबल प्लांट मतलब खाने योग्य पौधों में से हम अपने लिए फसलों को सिलेक्ट करते हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी हैं, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से। वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मेनी मेडिसिनल प्लांट्स। हमने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को अपने यूज के लिए सिलेक्ट किया है। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। द एनिमल्स वेयर सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक
प्रोवाइडेड बाय नेचर एज मिल्च एनिमल। इतने सारे एनिमल स्पीसीज में से हम मिल्च एनिमल्स यानी दूध देने वाले जानवरों को सिलेक्ट करके उनको पालते हैं। इन जानवरों से हमें मिल्क प्रोडक्ट्स मिलता है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस ब्रॉड पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग्स। बाकी जानवरों से हमें मीट, एग्स मिलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में, एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड। Many insects help in pollination of crops and fruit trees, and exerting biological control on such insects is harmful. फिश एक न्यूट्रिटिव फूड है। बहुत सारे इंसेक्ट फ्रूट ट्रीज और क्रॉप्स के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इन इंसेक्ट पर बायोलॉजिकल कंट्रोल लगाना हार्मफुल है। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और ऐसे कीड़ों पर जैविक नियंत्रण लगाना हानिकारक है। एवरी स्पीसीज हैज ए रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम, हेंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल। इकोसिस्टम में हर एक स्पीसीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। As has been mentioned earlier, due to excessive exploitation of plant and animal resources by human beings, the ecosystem has been disturbed. Humans ने एनिमल और प्लांट रिसोर्सेस को बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया है, जिसके वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। About 1300 plant species are endangered and 20 species are extinct. लगभग 1300 प्लांट स्पीसीज इंडेंजर्ड है और 20 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। Quite a few animal species are also endangered and some have become extinct. ऐसे ही कुछ एनिमल स्पीसीज एंडेंजर्ड है और कुछ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। The main causes for this major threat to nature are hunting by greedy hunters for commercial purposes. इकोसिस्टम के डिस्टर्ब होने के पीछे जो मेन कारण है वो है कमर्शियल पर्पस के लिए जानवरों का शिकार करना। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। Pollution due to chemical and industrial waste, acid deposits, introduction of alien species, and reckless cutting of the trees to bring land under cultivation and habitation are also responsible for the imbalance. इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स के वजह से जो पोल्यूशन होता है उससे भी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। लोगों को बसाने के लिए, कृषि योग्य भूमि के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है, इससे भी इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है। रासायनिक और औद्योगिक अविष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। To protect the flora and fauna of the country, the government has taken many steps. अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 18 biosphere reserves have been set up in the country
टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना। देश में फ्लोरा और फाउना को प्रोटेक्ट करने के लिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए गए हैं। देश में 18 जीव मंडल निचय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। 12 out of these, the Sundarbans, Nanda Devi, the Gulf of Mannar, the Nilgiri, Nokrek, Great Nicobar, Simlipal, Panchmadi, Amarkantak, Agastyamalai, Kanchenjunga, and Panna have been included in the World Network of Biosphere Reserve. इन 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। ये हैं सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नर, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पचमढ़ी, अचानकमर अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पन्ना। इनमें से 12 सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचानकमर अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की गई है। Financial and technical assistance is provided to many botanical gardens by the government since 1992. बहुत सारे बोटानिकल गार्डन्स को 1992 से गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दिया जा रहा है। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड and many other eco-developmental projects have been introduced. प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे बहुत सारे इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि इकोसिस्टम में फिर से बैलेंस लाया जा सके। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 103 national parks, 563 wildlife sanctuaries, and zoological gardens are set up to take care of natural heritage. नेचुरल हेरिटेज की रक्षा के लिए 103 नेशनल पार्क, 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुअरीज, जूलॉजिकल गार्डन्स सेटअप किए गए हैं। 103 नेशनल पार्क, 563 वन्य प्राणी अभयवन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। All of us must realize the importance of the natural ecosystem for our own survival. हमें इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंस को समझना होगा ताकि हम और हमारी फ्यूचर जनरेशन अच्छे से सरवाइव कर सके। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। It is possible if indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end. ये तभी पॉसिबल है जब हम इमीडिएट इफेक्ट के साथ नेचुरल एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन को रोक दें। ये तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। देखिए, यहाँ 18 बायो रिजर्व्स के नाम दिए गए हैं। सुंदरबंस, सिमलीपाल, गल्फ ऑफ मन्नर, दिहांग दिबांग, नीलगिरी, डिब्रू साइकोवा, नंदा देवी, अगस्त्यमलाई, नोकरेक, कंचनजंगा, ग्रेट निकोबार, पंचमढ़ी, मानस, अचानकमर अमरकंटक, कच्छ, ओल्ड डिजर्ट, शेषचलम, पन्ना। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, इस मैप में वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स को शो किया गया है। रेड से आपके वन्य प्राणी अभयवन को दिखाया गया है, स्टार मार्क में आपके पक्षी अभयवन को दिखाया गया है और यहाँ पे ट्राइंगल से आपको नेशनल पार्क को दिखाया गया है। आप इस मैप को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया। भारत में 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था।
इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। प्रवासी पक्षी। सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स। भारत के कुछ वेटलैंड्स माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए पॉपुलर है। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन कम इन लार्ज नंबर्स। विंटर के समय साइबेरियन क्रेन बहुत संख्या में भारत में आते हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहां आते हैं। वन सच फेवरेबल प्लेस विद बर्ड्स इज द रन ऑफ कच्छ। इन बर्ड्स के लिए एक फेमस प्लेस है रन ऑफ कच्छ। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। At a place where the desert merges with the sea, flamingo, with their brilliant pink plumage, come in thousands to build nest mounds from the salty mud and raise their young ones. जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है, वहां लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आती हैं और खाड़े कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। इट इज वन अमॉन्ग मेनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी साइट्स इन दी कंट्री। ये दृश्य देखने लायक होता है। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से ये भी एक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 5 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।